हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज के इस क्लास में मैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। ये क्लास 12th का चैप्टर है। इसे मैं वन शॉर्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें मतलब सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू सारे आपके वन डिटेल्ड वन शॉर्ट वीडियो में सारे आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, व्हाट डिटर्मिनेंट इज। तो डिटर्मिनेंट को एक बार हम लोग बाय डिफिनीशन देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। जैसे देखो, आप इसको ऐसे समझो। पहले जैसे एक घर है, घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 10 लोग रहते हैं। तो उस घर का एक कोई मुखिया होगा, एक कोई क्या होगा, हेड होगा। तो वही हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो उस कलेक्शन ऑफ नंबर का एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। उस यूनिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, डिटर्मिनेंट्स। ऐसे डिटर्मिनेंट्स का बाद में हम लोग अभी यूजेस भी पढ़ेंगे, बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बाय डिफिनीशंस पढ़ते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर का एक हेड, एक यूनिक नंबर जिससे वो पूरा ग्रुप ऑफ नंबर आइडेंटिफाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, चाहे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं DET ऑफ ए, लेकिन ये थोड़ा पुराना तरीका है। तो नया तरीका में हम लोग ये बोलते हैं, ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स को इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग मॉडुलस नहीं समझेंगे, मॉडुलस नहीं होता है, मॉडुलस तो अलग चीज़ होता है। मॉडुलस का तरह एकदम सिंबल होता है, बट इट इज़ नॉट मॉडुलस। मॉडुलस तो वैल्यू को पॉजिटिव करता है, बट ये डिटर्मिनेंट्स क्या करता है, एक यूनिक नंबर, डिटर्मिनेंट्स का एक मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर बताता है। तो डिटर्मिनेंट का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1। ठीक है, तो अभी इसमें देखो, इसमें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिटर्मिनेंट्स जो निकलता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर निकलता है। किस पर निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं, जो रोज और कॉलम क्या होते हैं, बराबर। तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर। और अभी आपको क्लास 12th में स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको केवल 1 into 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, 2 into 2 ऑर्डर का पढ़ना है और 3 into 3 ऑर्डर का पढ़ना है। बस यही 3 ऑर्डर का आपको क्लास 12 तक पढ़ना है। ठीक है ना, क्लास 12 तक आपको यही 3 ऑर्डर तक का डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। तो एक एक ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1। एक इंटू एक कहने का मतलब क्या है, एक इंटू एक कहने का मतलब क्या है, एक रो रहेगा और एक कॉलम। तो एक रो और एक कॉलम मतलब क्या, ओनली वन एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग काउंट कैसे करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 into 1 1, यानी एक ही एलिमेंट रहा, एक ही एलिमेंट रहा। अब इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो आप खुद सोचो, घर में अगर एक ही मेंबर है और उसको हमको उस घर से पहचानना है, तो ऑब्वियस बात है उस घर का हेड, नौकर, कुछ भी वही रहेगा। तो अगर घर में एक ही मेंबर है तो उस घर का आइडेंटिफाइड मेंबर कौन सा कहलाएगा, वही मेंबर कहलाएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स भी क्या होगा, वही हो जाएगा। तो जैसे ए है, अब मैं ए एक कोई नंबर है, अगर मैं बोलूँगा कि इसका डिटर्मिनेंट्स बताओ, तो इसका वैल्यू वही सेम हो जाएगा, सेम एक ही है तो हम उसी से पहचान पाएंगे। तो उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये 1 into 1 ऑर्डर का है। तो 1 into 1 ऑर्डर का है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट्स भी कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -7। -7 का डिटर्मिनेंट्स पूछ रहा है। तो अब इसको मॉडुलस मत समझ लेना, यानी पहले इसका ऑर्डर पहचानेंगे। तो ऑर्डर तो साफ दिख रहा है कि ये किस ऑर्डर का है, 1 into 1 का है। तो 1 into 1 का है तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका यूनिक नंबर भी क्या हो जाएगा, जब एक ही एलिमेंट है तो उसका यूनिक नंबर क्या है, सेम एज इट इज। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -7। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -7। ऐसे 1 into 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स आपको कहीं दिखेंगे नहीं, ना ही एनसीईआरटी में, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही आसान हो जाता है, काफ़ी सरल हो जाता है, क्योंकि एज इट इज रह जाता है। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। 2 into 2 ऑर्डर का अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखते हैं। तो आप पहले सोच लो 2 into 2 में कितने एलिमेंट हो गए। तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स हो गए।
2 रो और 2 कॉलम। तो चलिए मैं एक रफली आप लोग को बता देता हूँ ABCD। अब इसमें देखो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना पहले सीख लो ठीक है ना। ऐसे इसको हम लोग माइनर में भी माइनर को फैक्टर सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा। पहले आप यहाँ पर तरीका समझिए कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स हमको 2 × 2 का निकालना है। तो पहले हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, A × D मल्टीप्लाई कर देंगे AD, माइनस फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया AD, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा CB। और इसका जो वैल्यू होगा यही आपका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट्स। और इसका वैल्यू एक कोई वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू 2 3 नहीं आएंगे, केवल एक आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे बच्चे लोग, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। ठीक है। तो एक हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में समझते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म जो इस टाइप का फॉर्म होता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो उसी तरीका से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 × A22, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, A21 × A12, और इसका जो वैल्यू आएगा यही आपका क्या कहला जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। काफ़ी सरल सा आसान सा चैप्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 4 5। अब इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और बीच का सेपरेशन माइनस साइन के साथ। तो 5 - 8 कितना होता है बच्चे लोग, -3। ये आपका क्या हो गया, यूनिक नंबर हो गया इस मैट्रिक्स का। और इस यूनिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इस यूनिक नंबर को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए बच्चे लोग हम लोग डिटर्मिनेंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A - sin A और cos A। इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एकदम सेम तरीका जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, पहले ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A × cos A, ये क्या बन जाएगा, cos² A। ठीक है। और फिर नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin A और -sin A, sin A और -sin A कितना हो जाता है, -sin² A। ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके आया, ये नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके आया, और बीच का सेपरेशन माइनस साइन के साथ। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो cos² A माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस sin² A। तो sin² है प्लस cos² है, ये तो हम लोग क्लास 10 से आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट्स हमको, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स मुझे 1 × 1 ऑर्डर का पढ़ना है, 2 × 2 का पढ़ना है, 3 × 3 का पढ़ना है। तो 1 × 1 और 2 × 2 पढ़ लिए, अब 3 × 3 स्टार्ट कर। चलिए अब इसको सीखते हैं। तो 3 × 3 ऑर्डर में क्या है, 3 रो हैं आपके और 3 कॉलम है। ये आपका कितना है ऑर्डर, 3 × 3 ऑर्डर का है। तो इस ऑर्डर को समझते हैं। तो अब देखो इस ऑर्डर में क्या है, ऐसे अभी हम लोग को फैक्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको अभी रफली बता देता हूँ। ऐसे ऑर्डर में आप क्या कीजिए, अल्टरनेट साइन यूज़ कीजिए। क्या कीजिए आप, अल्टरनेट साइन। लेकिन आपको स्टार्टिंग प्लस से करना है। स्टार्टिंग किससे करना है, प्लस से। तो ये मैंने प्लस माइनस प्लस। अब देखो अल्टरनेट यूज़ करना है, तो प्लस के बाद अगला साइन क्या आएगा, माइनस। और फिर माइनस आ गया तो फिर अल्टरनेट कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस के बाद अल्टरनेट क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना। ये ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग को फैक्टर में समझेंगे, जहाँ पर -1 का पावर i + j वहाँ पर रोल निभाता है। अभी बस हम लोग पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग प्लस से करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आप किसी भी कॉलम या रो को पकड़ के एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी रो या कॉलम को पकड़ के एक्सपेंड कर दीजिए। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो सिंपली आप R1 रो 1 को पकड़ के एक्सपेंड कीजिए। किसको पकड़ के एक्सपेंड कीजिए, रो 1 को। तो देखिए ध्यान से देखिए, ऑन एक्सपेंडिंग मैं R1 को पकड़ता हूँ। R1 को अगर मैं लिखूंगा तो R1 में पहला एलिमेंट क्या है, A11। ठीक है। और जो मैं लिखूंगा उस कॉलम और रो को डिलीट कर दूंगा, उस कॉलम और रो को डिलीट कर दूंगा। इसको ऐसे माइनर बोला जाता है, लेकिन अभी बस हम लोग डिटर्मिनेंट समझ रहे हैं।
उस कॉलम और रो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो जैसे डिलीट करूंगा तो क्या बन जाएगा, A22, A23, A32, A33, ये आपका क्या बन जाएगा 33। अब A11 लिखे। अब चाहे आप R1 अभी मैं कर रहा हूँ, आप किसी को भी कर सकते हो, कॉलम 1 को भी कर सकते हो, कॉलम 2 को भी कर सकते हो, R2 को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी मैं R1 पे समझा रहा हूँ एकदम बेसिक। तो A11 हो गया। अब इसके बाद ये चलेंगे, तो इसके बाद ये चलेंगे, तो इसके ऊपर कैसा साइन, माइनस, तो ये हो जाएगा -A12, -A12। तो -A12 लिखूंगा तो ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर दूंगा, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा A21, उसके बाद ये कितना हो जाएगा A23, A31 और A33। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद ये आते हैं, तो इसके ऊपर कैसा साइन, प्लस का, तो +A13। तो A13 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एकदम सेम करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, तो A21 बच गया, A22 बच गया, A31 बच गया और A32 बच गया। और छोटा डिटर्मिनेंट तो अभी हम लोगों ने सॉल्व करना सीख ही लिया, 2 × 2 ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख ही लिया। तो ये 2 × 2 को सॉल्व करके फिर बगल वाले से मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर लेना है। यही तरीका होता है 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालने का। ठीक है, इस पर हम लोग को क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चंस तो भी करेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 4 3 4 9 2 1 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी पकड़ के आप एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे R1 या कॉलम 1, किसी को भी, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं R1 पे सीखा हूँ तो R1 पे ही बताता हूँ। तो सेम उसी तरह से प्लस माइनस प्लस। तो प्लस कैसा है, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो गया। अब इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट, तो इसको और इसको बंद कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 4916। 4916। 1 के बाद कैसा आ गया आपका -2। -2 ये कॉलम और रो को मैं बंद कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 3926। 3926 प्लस माइनस फिर देन आफ्टर फिर प्लस यहाँ पर कितना है 4 है। तो ये कॉलम और रो को बंद करूँ तो 3 4 2 है, 3 4 2। चलिए अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये 1 और फिर इस छोटे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 2 × 2 ऑर्डर का। तो 2 × 2 ऑर्डर अभी हम लोगों ने सीखा ऊपर से नीचे, तो 6 4 जा 24 -1 × 9 9, फिर -2, फिर सेम उसी तरीके से 6 3 जा 18 -18, फिर +4, इधर ऊपर से नीचे 3 × 1 3, 4 2 जा 8। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 - 9, तो 24 - 9 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो इंटू कितना हो गया 15 हो गया। और ये 18 - 18 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाता है 0, तो ये वाला तो पार्ट कितना हो गया 0 हो गया। 3 - 8 कितना होता है -5, -4 -5 × 4 कितना हो जाएगा -20। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 - 20, 15 - 20 कितना हो गया -5। तो ये इस डिटर्मिनेंट्स का एक यूनिक नंबर हो गया, ये इस डिटर्मिनेंट्स का एक यूनिक नंबर हो गया। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या करेगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में अंतर बताएगा। ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में अंतर बताएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ए आप एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है 3 × A = 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बोलता हूँ, 3 × मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट = 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 27 × डिटर्मिनेंट, 3 × A कहने का मतलब 3 × A मैट्रिक्स, 3 × A मैट्रिक्स और 27 × A डिटर्मिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS और RHS लेकर। तो पहले हम लोग LHS करते हैं सॉल्व। तो LHS हमारा क्या है 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो चलिए पहले क्या बोलता है कि सारे एलिमेंट में पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे एलिमेंट में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हमारा A था, अब इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 0 3, ये 3 × 0 3, 3 × 1 3, 3 2 जा 6, 0 0, 3 4 जा 12।
ये 3a का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू आ गया, 3a का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी तरीका से, प्लस माइनस प्लस, तो +3 रखूंगा तो इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स। आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो आप डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बंद करके आप ऑटोमेटिक सोच सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसको और इसको मैं बंद करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 0 12। उसके बाद -0, अब -0 आ गया तो कोई लिखने का मतलब है नहीं, क्योंकि कुछ भी वैल्यू आएगा तो वैल्यू इंटू 0 कितना, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 बन जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ अभी। तो ये और ये बंद करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 0 6 0 12। अब इसके बाद +3 के साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स, इसको मैं बंद किया तो 0 3 एंड दिस इज योर 0 0। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 के साथ ऊपर से नीचे तो 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36 6 - 0 0। अब ये 0 इंटू समथिंग 0 है तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 0 इंटू 0 0 -0 इंटू 3 0। तो इसको तो देखो 36 - 0 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 108। अब नेक्स्ट ये 0 ये भी 0 हो गया तो इसके वैल्यू कितना आ गया, 108 आ गया। कितना वैल्यू आ गया, 108। दिस इज योर LHS पार्ट। ये आपका कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट है। अब उसी तरीके से हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। अब देखो RHS क्या बोलता है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले तो आप समझो, ये डिटर्मिनेंट निकाल के 27 से मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या था, मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 27 तो मल्टीप्लाई में ही पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स हमारा कितना था, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो 27 तो है ही सब में मल्टीप्लाइड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसी तरह से प्लस माइनस प्लस, तो +1 रखूंगा। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, +1 रखूंगा तो ये रो और ये कॉलम बन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 -0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। अब -0 है तो 0 इंटू छोटा डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा, तो उसको बस 0 लिख देंगे, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की वहाँ जरूरत नहीं है। उसके बाद +1, जैसे 1 करूंगा तो ये और ये बंद, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 0 -0 हो जाएगा। देखो जैसे 1 रखा ना मैं, तो ये कॉलम और ये रो क्या हो गया, बंद। तो 0 1 0 0 तो 0 -0। अब चलिए 27 4 -0 4 ये हो गया, और ये 0 और ये सब पार्ट कितने हो गए आपके, 0 हो गए, -0 + 0। तो 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 कर लेते हैं, 7 4 ये कितना हो जाएगा, 108। तो ये आपका क्या हो गया, RHS। ये आपका क्या हो गया, RHS। ये आपका LHS था, ये आपका क्या था, RHS। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर मेरा LHS और RHS प्रूव्ड हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद हमारा कुछ नोट्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना है। अभी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के तीनों ऑर्डर सॉल्व कर लिए, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। बस आपको इतना ही पढ़ना है, डिटर्मिनेंट आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल तक में भी आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नोट्स। तो पहला पॉइंट्स आपका क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर छोड़ दोगे, यानी रो और कॉलम डिफरेंट हो जाएंगे, तो उनके हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि मॉडुलस क्या करता है, क्वांटिटी को पॉजिटिव करता है, और डिटर्मिनेंट क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक यूनिक नंबर बताता है। तो दोनों एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, बट दोनों का सिंबल सेम है। दोनों का सिंबल क्या है, सेम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम ऑन एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स अलोंग एनी रो और कॉलम, ठीक है ना। तो सही बात है, अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चाहे कॉलम वाइज एक्सपेंड करो, या रो वाइज एक्सपेंड करो, या सेकंड रो वाइज एक्सपेंड करो, या थर्ड रो वाइज एक्सपेंड करो, सबका वैल्यू सेम आएगा, सबका वैल्यू सेम आएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर नल मैट्रिक्स से अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 है,
बट अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो दिया हुआ है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं समझना है कि वो पक्का नल मैट्रिक्स रहा होगा, मतलब उसका कन्वर्स सही नहीं है। यानी कोई नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हो सकता है कि किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, ठीक है ना। तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू जीरो दे के आप ये नहीं सोचना है कि दैट इज योर नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी। तो चलिए बच्चे लोग डिटर्मिनेंट्स पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसके लिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो दिया है। तो हम लोग सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी भी एक रो या एक कॉलम पर वही प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सॉल्व करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो को यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो वही सेम फंडा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑन एक्सपैंडिंग R1। R1 को अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो ध्यान से देखिए, R1 को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ तो पहले क्या लिखूंगा x, और x के साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स। अब x लिखूंगा तो छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या बन जाएगा, इस कॉलम और रो को बंद करूंगा तो ये बन जाएगा -3 4 1 और 2। उसके बाद फिर ये माइनस रखूंगा और फिर ये क्या है माइनस ऑफ 6। अब इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स, इसके साथ छोटा, तो ये कॉलम और रो को बंद करूंगा तो 2x एंड 4 0 और 2। उसके बाद फिर कितना है +1 को रख के अगर मैं इधर छोटा डिटर्मिनेंट्स रखता हूँ तो ये और ये बंद, तो 2x -3 0 और 1 इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x को रख के छोटा डिटर्मिनेंट्स 2 × 2 ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 -6 और माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा -4। ये माइनस माइनस कितना हो गया +6, 2x × 2 कितना हो जाएगा 4x -0, 4x -0 +1, और ये कितना बन जाएगा 2x × 1 2x और 0 × समथिंग 0 इज इक्वल टू 0। अब -6 और -4 कितना होता है -10, तो -10 × x कितना हो जाएगा -10x, 4x -0 4x × 6 कितना हो जाएगा +24x, और ये कितना हो जाएगा 2x -0 2x × 1 कितना हो जाएगा 2x। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24x + 2x 26x - 10x, तो ये कितना हो जाएगा 16x। 16x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/16 कितना हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब ये क्या हो गया कि x का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट्स पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो फिर ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं। अब चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट 0 के लिए, तो सेम उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस और फिर से एक्सपेंड करते हैं ऑन एक्सपेंडिंग R1। अब मैं R1 को एक्सपेंड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा k + 3 के साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स, तो ये कॉलम और रो को बंद करूंगा तो -2 1 -3 3। उसके बाद -1 फिर छोटा डिटर्मिनेंट, तो ये कॉलम और रो को बंद करूंगा तो 3 1 -k और 3। फिर ये कितना हो जाएगा +- 2 और फिर छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा ये और ये बंद, तो 3 - 2 और दिस इज -k -3 -k और -3 और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पर हम लोग फिर से एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा k + 3, ये -2 × 3 -2 × 3 कितना होता है -6 और ये कितना हो जाएगा -3 × 1 -3, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। फिर अगेन ये -1 के साथ इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3 × 3 9 माइनस और -k × 1 -k, तो माइनस माइनस प्लस के माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा यहाँ पर। फिर -2 और इसको करेंगे तो 3 × -3 - 9 और ये माइनस और माइनस के और -2 कितना हो जाएगा +2k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k + 3
-6 + 3 कितना होता है -3, और 9 प्लस के में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -9 माइनस के, और फिर अगेन -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा +18 और माइनस माइनस +4 के इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे लास्ट तो ये कितना हो जाएगा -3 के और -3 के और -9 माइनस के +18 +4 के इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार और सॉल्व करते हैं तो -3 के और माइनस के कितना हो गया -4 के, और के वाला कौन सा है यहाँ पर है तो ये भी कितना हो गया +4 के, -9 -18 और ये +18 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया -4 के और ये खत्म हो जाएगा तो ये 0, और -18 और +18 भी खत्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर के का वैल्यू होगा क्या, अगर जब दोनों साइड 0 हो गया, LHS और RHS 0 हो गया तो के का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो के का वैल्यू यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा कि यानी के कैंसिल हो जा रहा है, के क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, यानी के आप कुछ भी रख दोगे 1 रख दोगे तब भी वो के कैंसिल हो जाएंगे, 2 रख दोगे तब भी कैंसिल हो जाएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए, दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये क्या है कि हर जगह ये डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो के, वो के आगे जाके कैंसिल हो, जैसे मान लो के इज इक्वल टू आपने 1 पुट कर दिया तो -4 और +4 ये कैंसिल हो गया, 2 भी पुट कर दोगे तो -8 और +8 कैंसिल हो जाएगा, यानी के हर जगह वैलिड है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव में खासकर ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ऐसे इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बट आपको एनसीईआरटी लेवल पर मेनली 2 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, मेनली 2 एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे और एक हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने वाला एप्लीकेशन समझेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है और इसका वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड से। इस ट्रायंगल के जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे ना, क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी को आप चाहो तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसी को जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, हाफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 y1, फर्स्ट वर्टेक्स लिख देंगे, फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, फिर थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और थर्ड कॉलम में केवल आपको 1 1 1 लिखते रहे, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है ना, तो इसको ये वाला पार्ट और ये एकदम सेम है, 10th में हम लोग इस फॉर्म में पढ़े थे और इसको हम लोग इस फॉर्म में पढ़े थे। भाई आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो आप बिल्कुल इसी तरीके का मिल जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे क्लास 12th में थोड़ा हायर क्लास में आपको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 -1। तो चलिए केवल पहले रफली डायग्राम बना लेते हैं। एक आपका वर्टेक्स क्या है 3 8 -4 2 एंड 5 -1। इसको मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब जैसे मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑब्वियस बात है इसको ये मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, वो वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको फिर उसमें आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या सीखा है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो चलिए पुट करते हैं, हाफ x1 y1 क्या है 3 8, x2 y2 क्या है -4 2, x3 y3 कितना है 5 -1, और इधर कितना हो जाएगा 1 1 1। अब चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको। तो 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 रहेगा। अब इसको पकड़ के एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको। तो इसको पकड़ के एक्सपेंड करें तो पहले मैं उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस जैसे हम लोगों ने सीखा है एकदम उसी तरीके से करते हैं, R1 को एक्सपेंड करके। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 1 2 -1 × 1 +1, फिर उसके बाद -8,
तो -8 रखूँगा तो फिर ये और ये बंद, तो -4 और -5, फिर +1 से आएगा ये और ये बंद, माइनस माइनस +4 और -5 2 जा 10। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2। तो ये 2 + 1 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, -4 और -5 -9 और +9 प्लस -9 और -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +72। 4 - 10 -6, -6 + 1 कितना हो जाएगा -6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, 9 और 6 3, 3 72 और 3 75, कितना हो जाएगा 75/2। तो 75/2 कितना होता है, 75/2 हो जाएगा आपका 37.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल पे पुट करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है तो इसके बाद तो बस डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है और बस इसको आपको पुट कर देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 1 था डिटर्मिनेंट्स का। अब डिटर्मिनेंट्स का हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड वाला क्या बोलता है, टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज गिवन बाय द, मतलब अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप डिटर्मिनेंट्स के मेथड से चेक कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। मतलब आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस लाइन्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। तो आप इसको पहले एक बार समझो, अगर ये 3 लाइन कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स अगर ये कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों से बने हुए जो डायग्राम बन गए इनका एरिया क्या हो गया 0, इनका एरिया क्या हो गया 0। और नॉन कोलिनियर्स रहेंगे तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर्स 3 पॉइंट्स क्या बना देते हैं, एक ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल बन गया तो इसके तो कुछ एरिया होंगे, बट इसके कुछ एरिया है नहीं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 0। तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन क्या पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बस यही तो हाफ मल्टीप्लाइड था। डिटर्मिनेंट्स में क्या था, हाफ मल्टीप्लाइड था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो ये 2 उधर जाके 0 बन गया, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट समझ जाइए। एरिया ऑफ किसी भी 3 पॉइंट्स का कोलिनियरिटी चेक करने के लिए पहले पॉइंट्स पुट करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो यानी वो कोलिनियर है। अगर 0 छोड़कर कुछ भी आ गया, चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर एक क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर्स और नॉट। तो हम लोग फिर उसी तरह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है, हाफ x1 y1, अगला वर्टेक्स x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये 0 के बराबर होना चाहिए। हाफ तो होता नहीं है, हाफ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो यानी वो क्या है, कोलिनियर है। तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में अगर हम लोग पुट करेंगे, तो LHS में हम लोग अगर पुट करते हैं तो x1 y1 तो -8 और 3, x2 y2 तो 2 और -2, x3 y3 -4 और 1 1 1 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट्स, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो कोलिनियर, अगर 0 के नहीं बराबर नहीं आए यानी कुछ कुछ वो एरिया ऑक्यूपाई किए हुए, यानी वो क्या हो गया, नॉन कोलिनियर, यानी वो ट्रायंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो फिर उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस, तो चलो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 और इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स, इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, -2 1 1 1। इस बाद फिर -3, इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट्स ये और ये बन, तो 2 1 -4 1, तो 2 1 -4 और 1। इसके बाद प्लस वन करेंगे तो फिर छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 2 -2 -4 1, 2 -2 -4 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 × 1 1 और बीच का सेपरेशन माइनस साइन के साथ। सेम उसी तरीके से -3 2 × 1 2 और ये
माइनस और -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, +1 से लेकर 2 और -4 इंटू -2 कितना हो जाता है 8। तो -2 और -1 कितना होगा -3 और -3 इंटू -8 कितना हो जाएगा +24। 2 और 4 6, 6 -3 कितना हो जाएगा -18 और 2 और -8 -6 इंटू 1 कितना हो जाएगा -6। तो ये कितना हो गया 24 और 18 और 6 कितना होता है 24 = 0। तो यानी ये क्या हो गया RHS के बराबर हो गया, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दे आर कॉलिनियर, तो फिर लिख देंगे कि therefore the given points are कॉलिनियर। ये आपका एप्लीकेशन नंबर 2 था, दोनों पे हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि वो जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे उसमें कैसे डिलीट और रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करते थे, वो क्या था, वो माइनर ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, फिर उसको डिटर्मिनेंट्स माइनर्स के फॉर्म में डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो पहले अभी हम लोग केवल माइनर के बारे में समझते हैं। तो माइनर क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column in which Aij lies। मतलब वैसा रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम को क्या कर दीजिए डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। जिसका आपको माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर। जैसे मैं आपको एक रफली एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये ABCD है, ABCD हमको इस वाले पोजीशन का हमको माइनर निकालना है, तो माइनर को MIJ से इंडिकेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा M, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं 1 1। तो अगर हम लोग इस पोजीशन का माइनर निकालना है तो इसको करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, तो क्या बच गया D। तो M11 का वैल्यू कितना हो गया D। उसी तरह से इस पोजीशन को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा M12। तो M12 इस पोजीशन को निकालना है तो ये कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा C। फिर उसी तरह से इस पोजीशन को क्या बोलते हैं M21। तो M21 के लिए ये और ये बंद, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा B। और M22 के लिए ये और ये बंद, तो कितना हो जाएगा A। अगर आपको कंप्लीट इसको एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख देंगे MIJ = कितना बन जाएगा DCBA, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइनर निकलेगा। यानी माइनर क्या होता है, जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, और फिर अगर डिटर्मिनेंट जो भी बन गया, अगर 2 ऑर्डर का बन गया या 3 ऑर्डर का बन गया तो बस उसका वैल्यू निकाल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट माइनर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स, इसका हमको माइनर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 -4 0 और 3। तो ये पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं M11। तो M11 के लिए ये और ये बंद कर दिए, जिस पोजीशन का हमको निकालना है उसके कॉलम और रो को बंद कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो गया 3। M12 के लिए क्या होता है फर्स्ट रो ये वाला है, तो इसके कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो M21 ये वैल्यू है, तो ये और ये बंद करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया -4। इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा -4। नेक्स्ट M22। तो M22 देख लेते हैं बच्चे लोग। तो M22 इज दिस पोजीशन, तो बस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को बंद कर दिए। तो ये तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा अच्छे के लिए आप एक इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो दिस इज योर 3 0 -4 and 2, ये आपका आंसर हो गया। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपको 2 × 2 है। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे 3 × 3 ऑर्डर का। राइट माइनर्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स। दिस इज योर 1 0 4 3 5 -1 0 1 और 2। सारे एलिमेंट्स का हम लोग माइनर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। M11 फर्स्ट पोजीशन का M11 निकालते हैं। तो M11 फर्स्ट पोजीशन ये है, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, तो फिर क्या क्या बच गया हमारे पास 5 -1 1 और 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करने का तरीका ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 10 -1 × -1 तो फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 11। तो ये पोजीशन का वैल्यू कितना आ गया M11, यानी फर्स्ट पोजीशन का माइनर कितना आ गया 11 आ गया। उसी तरह से हमको सब वैल्यू निकालेंगे, 9 के 9 वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। M12
तो M112 में ये, तो ये और ये बंद, तो 3 -1 0 और 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 - 0 दिस इज योर 6। उसी से निकालते हैं M13, तो M13 के लिए ये और ये बंद, तो ये हो जाएगा 3501, 3501। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 1 3 माइनस 0 × 5 0, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर M21, ये 3 निकल गए, एक रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो की ओर चलते हैं। M21, तो M21 ये पोजीशन, तो ये और ये बंद करेंगे तो 0 4 1 2 कितना जाएगा 0 4 1 और 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 × समथिंग 0 -4, तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर M22, तो M22 ये पोजीशन, M22 ये पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो कितना हो गया 1 4 0 2। M22 ये पोजीशन 1 4 0 2, 1 4 0 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 -0, ये कितना हो गया 2। M23, M23 ये पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 × 1 -0, ये कितना हो गया 1। तो चलिए 2 रो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच गए 3 एलिमेंट्स और बच गए, उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो M31 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो M31 दे पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 -1 -9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग कितना हो जाएगा 0 और 5 4 जा 20 -20, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -20। M32 आपका ये पोजीशन, तो ये और ये बंद करेंगे तो 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -12, तो ये पोजीशन कितना हो गया -13, ठीक है। तो M33 लास्ट ये पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो 1035, तो 5 × 1 5, 3 × 0 3, तो ये वैल्यू कितना आ गया 5, ये वैल्यू कितना आ गया आपका 5। अब इन सबको इकट्ठे लिख देते हैं, तो MIJ = एक साथ लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन कौन थे, ये 11 6 एंड दिस इज योर 3। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4 2 1, और इधर कितना हो गया -20 -13 और 5, -20 -13 और 5, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो ये हो गया माइनर पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए, एक ऑर्डर 2 का और एक ऑर्डर 3 का। चलिए अब देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट्स को हम चाहे तो माइनर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना सीखे थे, तो उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को हम लोग माइनर्स के फॉर्म में रिलेट करना आपको मैं सिखा रहा हूँ। जैसे देखिए 3 × 3 ऑर्डर में देखिए, 3 × 3 ऑर्डर में देखिए ABC DEF GHI, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, पहले डिटर्मिनेंट समझो। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे प्लस माइनस प्लस लिख के सॉल्व करते थे। तो प्लस A लिखते थे और उसके बाद क्या लिखते थे छोटा डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद क्या लिखते थे छोटा डिटर्मिनेंट्स। तो ये और ये बंद करके छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या है EFHI। उसके बाद क्या लिखते थे -B, उसके बाद फिर छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या होता था DFGI, उसके बाद +C, उसके बाद छोटा डिटर्मिनेंट C, ये और ये बंद DEGH। अब इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स, इसी को हम लोग माइनर्स के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो माइनर्स के फॉर्म में कैसे सीखेंगे, तो ए पोजीशन का क्या बोलते हैं A11, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं A11, और इसके अलोंग ये जो निकला ये और ये बंद करके, तो ये क्या हुआ माइनर निकल गया, तो ये इसका माइनर हो गया, ये इसका क्या हो गया माइनर हो गया। उसके बाद फिर माइनस बी कौन सा पोजीशन है A12, और ये क्या है, ये अगर देखोगे तो ये और ये बंद करेंगे तो ये A12 का माइनर है, तो माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ 12। सी क्या है आपका A13, और ये क्या है C का माइनर है, तो ये कितना हो जाएगा M13। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी रो और कॉलम को माइनर्स के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो वैल्यू क्या होता है डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है।
जैसे आप चाहो ना तो इसको भी लिख सकते हो, बस आपको ये देखना है, इसके ऑर्डर देख लेना, इसको जोड़ कर देख लेना। अगर ये इवन रहेंगे तो प्लस के साथ चलेंगे, अगर ऑड रहेंगे तो माइनस के साथ चलेंगे। जैसे 2 और 1 3 था तो इसमें माइनस कर दिया, 1 और 3 और 1 4 था तो ये प्लस हो गया, 1 1 2 था तो ये प्लस हो गया। जैसे आप चाहो तो देखो उसी तरीके से लिखा हुआ है A11 M11 माइनस A12 M12 A13 M13। आप चाहो तो इसके जगह पे आप चाहो तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो पहले लिखो, इस रो के भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका पोजीशन कैसा है 2 1, तो पहले लिखेंगे A21 और फिर माइनर M21 और फिर इसको जोड़ लेंगे तो 2 और 1 क्या होता है 3, तो 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। इसको फिर अगला पोजीशन जाएंगे तो ये A22 पोजीशन है तो फिर लिखेंगे A22 और उसी का माइनर लिख देंगे M22 और 2 2 4 है तो 4 एक इवन नंबर होता है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। इसके बाद चलेंगे तो 2 3 कैसा पोजीशन है ऑड है आपका तो यहाँ पर हमें माइनस लगा देंगे, ऑड में माइनस तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A23 और M23। तो ये भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है, ये भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू। उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, 3 1 के भी फॉर्म में लिख सकते हो, कॉलम के भी फॉर्म में लिख सकते हो, सारे के सारे क्या है आपको डिटरमिनेंट्स के वैल्यू दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में भी माइनस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सीख जाते हैं कि किसी भी रो और कॉलम को आप पकड़कर आप एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस, ये आपका माइनस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। और यही प्लस माइनस साइन को ही हटाने के लिए माइनस को एक एडवांस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, माइनर्स को एक और सुटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं को फैक्टर, क्योंकि प्लस माइनस का लफड़ा खत्म हो जाए, प्लस माइनस का मतलब ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, इसीलिए माइनर्स को और सुटेबल और सरल बनाकर हम लोग एक को फैक्टर लाया गया है मैथ्स में, जो हमारा अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं को फैक्टर। चलिए अब हम लोग माइनर के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स का को फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो को फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे, मतलब उसको ए आई जे से इंडिकेट करते हैं को फैक्टर को। और ए आई जे किसके बराबर होता है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। आप डायरेक्ट ऐसे समझो, ठीक है ना। को फैक्टर को बहुत सारे बुक में सी आई जे से भी इंडिकेट करते हैं। सी आई जे क्या है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी माइनर में -1 का पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो बस उसी को को फैक्टर निकालते हैं। मतलब बोल सकते हो कि माइनर का एक एक्सटेंशन रूप क्या है को फैक्टर, बस इसमें क्या है एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करना और वो स्पेशल नंबर क्या है -1 का पावर आई प्लस जे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आई प्लस जे ऑड है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, अगर आई प्लस जे अगर इवन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं को फैक्टर पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये बिल्कुल सीरीज चलता है, माइनर, को फैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, ये बिल्कुल सीरीज है, माइनर, को फैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। अगर आपको ये आएगा तभी ये आ पाएगा, तभी ये आ पाएगा और तभी ये आ पाएगा। और क्वेश्चंस आपका इन्वर्स आएगा, क्वेश्चंस बोर्ड में किससे आएगा इन्वर्स आएगा। इनसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन इनके नॉलेज के बिना आप इसको समझ नहीं सकते हो। जैसे मैं एक बार अभी आपको बता देता हूँ, माइनर है तो माइनर में क्या करेंगे -1 का पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो को फैक्टर निकलेगा, को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे तो इन्वर्स निकल जाएगा। तो यानी इन्वर्स से ही हमारा क्वेश्चन आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, बट उसके लिए इन सारे टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। तो हम लोगों ने माइनर पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने को फैक्टर पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइंड द को फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट वाला को फैक्टर कौन सा पोजीशन है C11, तो वही लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 और इंटू माइनर। तो माइनर क्या होता है, इसको और इसको बंद करते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को बंद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटू थ्री। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 का पावर 2 मतलब इवन नंबर हो गया तो ये प्लस हो गया, तो दिस वैल्यू इज +3। उसके बाद C12 आएंगे तो C12 से -1 का पावर 1 + 2, तो C12 ये पोजीशन है, तो ये और ये बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 4। और 1 + 2 कैसा नंबर हो गया 3, तो ऑड हो गया, तो -1 का पावर ऑड कैसा हो जाता है -4, कितना हो जाएगा -4। C21 तो -1 का पावर 2 + 1, तो 21 ये पोजीशन है, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो दिस इज योर -2। तो -1 का पावर 2 + 1 3,
तो दिस इज माइनस 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 क्या हो जाएगा +2। अगला करते हैं C22 का बात करेंगे तो ये पोजीशन, तो उसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 और इसको डिलीट कर देंगे तो ये 1। तो 2 + 2 कितना होता है 4 और -1 का पावर 4 कैसा पॉजिटिव क्वांटिटी +1 +1 × +1 कितना हो जाएगा 1। तो इसको आप एक चाहो तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो 3 - 4 और 2 और 1, ठीक है ना। तो ये आपका को फैक्टर पर 2 × 2 ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ, अगर आपको माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो को फैक्टर कुछ है ही नहीं, बस उसको -1 का पावर i + j से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसमें पूरा का को फैक्टर निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि एलिमेंट 6 का, बस इस एलिमेंट्स का आपको को फैक्टर निकालना है बस, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस एलिमेंट का बस आपको को फैक्टर निकालना है। तो पहले इस पोजीशन को पकड़ोगे, ये कौन सा पोजीशन है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो का है और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम का है, तो ये कितना हो जाएगा C23, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -1 का पावर i + j × माइनर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं। तो -1 का पावर i + j, तो 2 + 3 और इसका माइनर कैसे निकाल देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके, तो ये कितना हो जाएगा 1278। तो -1 का पावर 2 + 3 कितना होता है 5 मतलब कैसा नंबर ऑड मतलब ये कितना हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 और 7 × 14, तो 8 - 14 कितना हो जाएगा -6 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 6। तो यानी 6 का आपको को फैक्टर आपका 6 ही आ गया, 6 का को फैक्टर आपका क्या आ गया 6। चलिए इस बार हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाँ, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को, जैसे उसमें माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा, अब उसी तरह से आपको को फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। तो को फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस के लिए दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी -1 का पावर i + j आपका क्लियर कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको एकदम डायरेक्ट उठा लीजिए, जैसे आपको इसको एक्सपेंड करना है, जैसे आपको एक मैं लिख रहा हूँ ABCDEFGHI, अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो के थ्रू, तो फर्स्ट रो के थ्रू आपको एक्सपेंड करके अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट लिखिए, ये पोजीशन कितना है A11 और इसका को फैक्टर, फिर कितना हो जाएगा A12 इसका को फैक्टर, A13 और इसका क्या हो जाएगा को फैक्टर, और बस इसमें सब जगह प्लस, यही आपका हो गया को फैक्टर के फॉर्म में डिटर्मिनेंट्स। लेकिन ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये 1 1 है तो ये भी 1 1, ये 1 2 है तो ये भी 1 2, ये 1 3 है तो ये भी 1 3, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अगर आपको मन है कि नहीं मैं तो डिटर्मिनेंट्स कॉलम 1 के थ्रू निकालना चाहता हूँ तो कॉलम 1 के भी थ्रू निकाल सकते हो। तो ये पोजीशन कौन सा है A11, तो इसी का को फैक्टर, ये पोजीशन कौन सा है A21 तो इसी का को फैक्टर, ये पोजीशन कौन सा है A31 तो इसी का को फैक्टर। तो ये सब क्या है, सारे क्या है डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू है, आप चाहो तो इसके भी अलोंग निकाल सकते हो, सारे क्या है डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन भी करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो आपको यूज करके आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो सेकंड रो को यूज करके हमको क्या करना है, सेकंड रो के को फैक्टर को यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सेकंड रो में कौन सा पोजीशन आता है A21 इसकी का को फैक्टर लेंगे, फिर अगला पोजीशन क्या आता है A22 तो इसी का को फैक्टर लेंगे, A23 तो इसी का क्या ले लेंगे को फैक्टर, और सबको प्लस साइन के साथ। माइनर में तो दिमाग लगाना था कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, बल्कि यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ चुपचाप सारे में प्लस लगा देंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है, सेकंड रो बोल दिया है तो आपको सेकंड रो ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप किसी को एक्सपेंड करके आंसर लगे, आंसर तो सेम आएंगे, आंसर बिल्कुल भी सेम आएगा, किसी को भी आप एक्सपेंड कर दो, चाहे एनी रो या एनी कॉलम एक्सपेंड करो, आंसर तो सेम आ जाएंगे, बट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो नहीं हो पाया, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो उस पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं A21, तो A21 कौन सा पोजीशन है 2, अब इसका को फैक्टर, इसके को फैक्टर को करते हैं, तो -1 का पावर 2 + 1 3 और इसका को फैक्टर करेंगे तो ये रो कॉलम और ये रो बंद, तो ये कितना हो जाएगा
5, ये और ये बंद हो गया तो 3 8 2 3, 3 8 2 3। अब A22 कौन सा पोजीशन है, +0। अब 0 के साथ तो कुछ भी लिखोगे तो वैल्यू 0 ही बन जाएगा। तो आप मन है तो लिखो, नहीं मन है तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ। -1 का पावर 2 + 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपको मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये और ये बंद, ये और ये बंद, तो ये हो जाएगा आपके 5813। उसके बाद स्टार्ट करते हैं +A23 आपका 1 है, -1 का पावर 2 + 3, तो ये और ये बंद कर देंगे तो 5312। अब इसी को एक्सपेंड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 माइनस हो गया, माइनस × 2 कितना हो जाएगा, -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 × 9 और 8 2 × 16, ये तो 0 × समथिंग, ये 0 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 2 + 3, 2 + 3 कैसा हो गया, ऑड यानी निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 × 10, 10 - 3, 10 - 3। तो चलिए 9 - 16 कितना होता है, 9 - 16, दिस इज योर -7 और -2, तो ये कितना हो जाएगा, +14 + 0, 10 - 3 7 7 -7, तो 14 - 7 कितना हो गया, 7, 14 - तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आया, 7 आया। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कोफैक्टर, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ द। चलिए बच्चे लोगों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार फिर से आप इस सीरीज को समझिए। पहले आपको माइनर क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको कोफैक्टर क्लियर होने चाहिए, देन आफ्टर आपको एडजॉइंट क्लियर होने चाहिए, तो अब उसके बाद इन्वर्स आपको क्लियर होगा, इन्वर्स क्लियर होगा। तो एक बार फिर से सुन लो, माइनर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि आप जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर में -1 का पावर i + j को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, बस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। इसके बाद का टॉपिक हमारा इन्वर्स होगा, जिसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो चलिए एक बार हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज, यही मेन है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स ए का, तो अगर कोफैक्टर आपने Aij मानकर बनाया है, Aij मानकर बनाया है, तो इसका आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, इट इज योर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आप एडजॉइंट को Cij से इंडिकेट कर रहे हैं तो एक ही बात है, Cij का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट कुछ है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बस कोफैक्टर आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए इसको, इस टॉपिक पढ़ने के लिए, और कोफैक्टर का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चंस आ रहा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 1 3 2 4, 1 3 2 4, इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चे लोग, एडजॉइंट 1 2 3 4। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपको कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो सारे एलिमेंट्स का पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं C11, तो C11 निकालेंगे तो -1 का पावर i + j, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 + 1, C11 में क्या हो जाएगा, i + j मतलब 1 + 1, और ये करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 कैसा हो गया, 2 कैसा होता है, इवन नंबर, तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 4। C12 आपका ये पोजीशन है, तो -1 का पावर 1 + 2, और ये डिलीट कर देंगे तो ये 3, तो -1 का पावर 3 कैसा होता है, ऑड नंबर, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज योर -3। C21 आपका ये पोजीशन है, तो -1 का पावर 2 + 1, और करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट, तो ये 2, तो ये 2 + 1 3, तो ओवरऑल क्वांटिटी ऑड में क्या हो जाता है, निगेटिव, तो दिस इज योर -2। तो C22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू ये एलिमेंट है C22, तो इसके कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, तो दिस वैल्यू इज 1, 2 + 2 4 मतलब पॉजिटिव, ये कितना हो गया 1। तो अगर कोफैक्टर के फॉर्म में लिखें
तो कोफैक्टर हमारा क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1, 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1, 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो ये रो है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 4 और माइनस 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे तो -3, और दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट पर 2 into 2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। एडजॉइंट बिल्कुल आसान सा टॉपिक, एकदम आप बिल्कुल सीरीज से याद करो। कोफैक्टर आपका बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। कोफैक्टर को बस ट्रांसपोज कर देना है, कोफैक्टर को क्या कर देना है बच्चे लोग, ट्रांसपोज कर देना है। तो इसी तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, वो 3 into 3 ऑर्डर का करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये इस बार क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए कंसेक्यूटिव नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रांसपोज, पहले क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो C11 का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो -1 का पावर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 और 1 I प्लस j, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इस पर छोटा डिटर्मिनेंट्स, छोटा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 5 6 8 9। अब -1 का पावर 2 कैसा हो जाता है पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, दिस वैल्यू इज -3। C12 करेंगे तो -1 का पावर I प्लस j, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। और अब ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये बंद, तो 4 6 7 9, 4 6 7 9। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का पावर 3, -1 का फिर 3 माइनस, और फिर अंदर सॉल्व करेंगे तो 9 4 जा 36 और 7 6 जा 42, तो माइनस, और ये -42 माइनस 36, तो ये इज -6, तो ये कितना बन गया 6, ये कितना बन गया 6। उसी तरह से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं C13, तो C13 सॉल्व करते हैं। तो -1 का पावर 1 और 3 4, और इसका छोटा डिटर्मिनेंट्स क्या होगा 1 3 पोजीशन ये है, तो इसके कॉलम और रो को बंद करेंगे तो 4 5 7 8, 4 5 7 8। तो इसको सॉल्व कर ले तो -1 का पावर 4 कैसा इवन, तो साइड में कोई चेंजिंग आएगा ही नहीं। तो 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, तो ये कितना हो गया वैल्यू -3, ये वैल्यू कितना हो गया -3। C14 उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, C14 नहीं C21 पोजीशन ये है, 21 पोजीशन ये है। तो -1 का पावर 2 + 1 3, 2 + 1 क्या हो गया 3। अब इस ये और ये बन, तो 2 3 8 9, 2 3 8 9, 2 3 8 9 यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 8 9। तो -1 का पावर 3 माइनस साइन लग जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, तो माइनस ये कितना हो जाएगा -6, तो ये वैल्यू कितना हो गया 6, ये वैल्यू कितना हो गया 6। उसके बाद C22 सॉल्व करते हैं। C22 बीच वाला पोजीशन, तो -1 का पावर 2 + 2 कितना हो जाता है 4, फिर छोटा डिटर्मिनेंट्स ये और ये बंद, 1 3 7 9, 1 3 7 9। तो माइनस ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 3 जा 21, तो ये कितना बन जाएगा आपका बच्चे लोग -12, कितना बन जाएगा ये -12। उसके बाद C23 -1 का पावर 2 + 3 5, 2 + 3 कितना हो गया 5। तो 2 3 कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन, 2 3 ये पोजीशन है, तो ये और ये बंद, तो 1 2 7 8, 1 2 7 8, ठीक है 1 2 7 8। तो -1 का पावर 5, तो ये तो माइनस साइन के साथ आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 7 2 जा 14, तो 8 माइनस 14 कितना होता है -6, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो गया 6, ये वैल्यू कितना हो गया 6। तो C23 तक सॉल्व कर रही है। अभी 3 एलिमेंट्स और बचे हुए हैं, 3 एलिमेंट्स और बचे हुए हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स और बचे हुए हैं, तो यहीं पर मैं सॉल्व करता हूँ। C31 अगर पोजीशन को देखूंगा मैं, तो C31 तो -1 का पावर 3 + 1 4, 31 पोजीशन ये है, तो ये और ये बंद, तो 2 3 5 6, 2 3 5 6। इसको सॉल्व करता हूँ तो -1 का पावर 4 कैसा हो गया पॉजिटिव, 6 2 जा 12,
5 3 जा 15, ये वैल्यू कितना हो गया -3। C32 तो -1 का पावर 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 3 और 2 ये 5, तो ये रो और ये कॉलम बंद, तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, तो -1 का पावर 5, -1 का पावर 5 क्या होता है नेगेटिव, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 -4 3 जा 12, 6 - 12 -6 और माइनस माइनस कितना हो गया +6, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट एलिमेंट्स बच गया C32, C33 -1 का पावर 3 और 3 6, C33 लास्ट पोजीशन ये, इसको और इसको बंद कर देंगे, क्या बच गया 1 2 4 5, 1 2 4 5, तो -1 का पावर 6 कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, तो 5 - 8, दिस इज योर -3, दिस इज योर -3। तो पहले मैं सारे को फैक्टर को एक जगह अरेंज कर देता हूँ, सारे को फैक्टर को एक जगह अरेंज कर देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, पहला नंबर -3 और ये वैल्यू कितना है 6, -3 और जब इसके बाद हमारा अगला क्या हो जाएगा C13 का पोजीशन -3, C21 6 -12 और 6, 6 -12 और 6। अगर थर्ड वाला का बात करें तो -3 6 और -3 6 और -3, लेकिन ये तो को फैक्टर हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या है एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो चलिए ट्रांसपोज कर देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो -3 6 और -3, 6 -12 और 6, और ये कितना हो जाएगा -3 6 और -3, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये एडजॉइंट का क्वेश्चन है थर्ड ऑर्डर का, इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, बट इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी चले जाते हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, तो इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स में, अब हमारा एडजॉइंट के बाद अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है ना, ये बराबर होते हैं। इस पे बहुत सारे एनसीईआरटी में प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं, एक बार अच्छे से समझिए, किसी भी मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, चाहे आप पहले एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका बराबर होता है, ठीक है ना। इसके प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ अभी आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप डायरेक्ट समझिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन या एडजॉइंट और उसके मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है किसके, डिटर्मिनेंट्स और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब इसका सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, उससे बेटर क्या है कि उस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, उस मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए डिटर्मिनेंट, और जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस ऑर्डर -1 पावर में कीजिएगा, पावर में ऑर्डर -1 कर दीजिएगा, बस इसको सॉल्व कर दो, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए एक बार, किसी भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ये क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट्स का पावर n-1, n क्या होता है आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। थर्ड ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, जब आप इसको इंडिविजुअल कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, पहले आप एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज जैसे बोर्ड लेवल के लिए कोई खास नहीं है, कॉम्पिटिटिव में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और फिर उसका एडजॉइंट कीजिए, वो बराबर होता है उसके डिटर्मिनेंट n-2 मतलब ऑर्डर -2 और इंटू ए के बराबर होता है, चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर क्या दिया हुआ है बच्चे लोग 3 दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट ए का आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू बताना है। तो आप सोचो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, इससे ज़्यादा बेटर क्या है, अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इससे बेटर क्या है कि आप उसके डिटर्मिनेंट का पावर n-1 कर दीजिए, डिटर्मिनेंट का पावर क्या कर दीजिए n-1, तो ये क्या जाता है डिटर्मिनेंट का पावर n-1,
तो n क्या होता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर किस ऑर्डर का है? 3 इंटू 3, तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो a का डिटर्मिनेंट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिससे सबसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार होता है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? पहले इन्वर्स नाम से पता होना चाहिए इन्वर्स क्या होता है। जैसे मैं बोलूँगा 5 का इन्वर्स बताइए, तो 5 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल रहा हूँ तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वैल्यू 1 हो जाए। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/5, और ये कट के वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से मैट्रिक्स की दुनिया की अगर बात करें तो इन्वर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स ए में ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका वैल्यू 1 नहीं, या 1 का रोल कौन निभाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए जो क्या बना दे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, जिसका प्रोडक्ट क्या बन जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब क्या होगा? ये इसका इन्वर्स कहलाएगा और ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। अब एक बार इसको बाय डेफिनेशन इसको देखते हैं। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, हम लोग इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स कब निकाल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू आई, मतलब ए इंटू बी कितना बन जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तब b को हम लोग क्या बोलेंगे? a का इन्वर्स, और a को क्या बोलेंगे? b का इन्वर्स। a को बोलेंगे b का इन्वर्स, b को बोलेंगे a का इन्वर्स। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर a इन्वर्स को a इन्वर्स ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय a इन्वर्स, और a इन्वर्स का वैल्यू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसके प्रूफ भी है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, उसको मैं अभी देख लेता हूँ। एक बार इसका प्रूफ मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी हम लोगों ने एडजॉइंट में प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज पढ़ा ना, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इन्वर्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, ए इन्वर्स और आई क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स में, अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी हम लोग एज इट इज इसको नोट कर लेते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कट कर दो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल ही 1 होता है, 1 इंटू समथिंग वही आ जाएगा। तो ऐसे आप चाहो मन करे तो इसको कट भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए इन्वर्स का वैल्यू क्या बन जाएगा? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही आपका इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अभी आपको ज़्यादा प्रूफ पर नहीं ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करना है। तो चलिए इन्वर्स पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। एक 2 ऑर्डर का भी देख लेंगे और एक 3 ऑर्डर का भी देख लेंगे। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना है। तो सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ तो 2 - 2 4 and 3। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए इसको एक एक करके, बस कुछ है नहीं, एक दोनों को निकाल के डिवाइड कर दो, यही आपका क्या है? ए इन्वर्स। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट आपको पता ही है 2 ऑर्डर का, एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, माइनस फिर नीचे से ऊपर 4 इंटू -2 -8। तो ये कितना बन जाएगा? 6 + 8 इज इक्वल टू 14। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है? को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एक एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। C11, तो C11 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 1 2। को फैक्टर क्या होता है? -1 का पावर i + j इंटू माइनर, तो -1 का पावर 2। अब ये इसको हम लोग बंद कर देंगे, ये और ये बंद कर दिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर 2 प्लस हो जाता है, ये वैल्यू 3 हो गया। C12, तो -1 का पावर 1 + 2 कितना हो गया बच्चे लोग? 3। तो 1 2 ये एलिमेंट, तो ये और ये बंद, तो 4 बन गया। तो -1 का पावर 3 -4। C21, C21 कौन सा पोजीशन? ये है, तो इसको और इसको बंद कर देंगे। तो -1 का पावर 2 + 1 3, तो एक आ जाएगा -2।
तो -1 का पावर 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, C22 -1 का पावर 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, ये और ये बंद, तो ये कितना बच गया 2, तो ये -1 का पावर प्लस, तो ये कितना हो गया 2, तो यानी एडजॉइंट क्या हो जाएगा, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले को फैक्टर लिख देते हैं, 3 - 4 2 और 2, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 3 - 4 और 2 और 2, 2 और 2। अब ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 1/14, और एडजॉइंट निकाल देता हूँ, तो 3 2 - 4 और 2, ये आपका आंसर हो गया। आपका क्या हो गया बच्चे लोग, आंसर हो गया। तो ये जो इनवर्स निकाले ये 2 × 2 निकाले, लेकिन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है 3 × 3 ऑर्डर। तो चलिए इसके बाद 3 × 3 ऑर्डर देखते हैं। चलिए अब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का अभी हम लोगों ने 2 × 2 ऑर्डर का किया, और अब एक 3 × 3 ऑर्डर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक एक करके हमको वैल्यू निकालना है और फिर हमको बस पुट कर देना है, तो वही तो हमारा इनवर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है ना। ये निकालने से क्या होता है हमको बाद में पता चलेगा, जब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे तब, कि इसका क्या रोल है। तो चलिए पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं, और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स आपका ए मैट्रिक्स तो यही है, तो डिटर्मिनेंट्स सेम तरीके से यहाँ पर कर देते हैं प्लस माइनस प्लस तरीके से। तो 1 रखेंगे, या उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उस कॉलम और रो को एक्सपेंड करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इससे ज़्यादा मुझे इसमें दिख रहा है 1 0 0, मतलब कॉलम 1 में दिख रहा है, तो मैं कॉलम 1 को एक्सपेंड करता हूँ। तो 1 को रखकर ये और ये बंद, तो छोटा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 2 4 0 5। उसके बाद फिर 0 को रख के छोटा डिटर्मिनेंट वो 0, फिर 0 को रख के छोटा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो कोई ज़रूरत नहीं आपको एक्सपेंड करने का, बस यहाँ से भी निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, तो ये कितना हो गया आपका 10। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10। अब निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो सारे बच्चों को पता ही होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं, और को फैक्टर का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। और को फैक्टर क्या होता है -1 का पावर i प्लस जे इंटू माइनर। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो C11 का को फैक्टर निकालते हैं। तो C11 का को फैक्टर -1 का पावर 1 + 1 2, ये और ये बंद, तो छोटा डिटर्मिनेंट सबका क्या मिल जाएगा 2 4 0 5, 2 4 0 5। तो इसको -1 का पावर 2 कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 5 2 10, 10 माइनस 0, यानी वैल्यू कितना हो गया 10। C12 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2 3, और ये पोजीशन को हम लोग कर रहे हैं, तो ये कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, तो 0 4 0 5, 0 4 0 5। तो -1 का पावर 3, ये माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 0, ये वैल्यू कितना हो गया 0। उसी तरह से C13 निकालते हैं। तो -1 का पावर 1 + 3 4, C13 एलिमेंट ये है, तो ये कॉलम और रो बन, तो 0 2 0 0, 0 2 0 0। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है 0 × 0 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी कितना हो गया वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो C11 निकल गया, C12 C13। अब इसके बाद निकालेंगे C21। C21 के लिए देखिए -1 का पावर 2 + 1 3, C21 पोजीशन ये है, तो ये और ये बंद, 2 3 0 5, 2 3 0 5। तो -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 माइनस 0, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -10। C22 बीच वाला पोजीशन, तो -1 का पावर 2 + 2 4, इस पोजीशन के लिए ये और ये बंद, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 0 5, 1 3 0 5,
1305। तो -1 का पावर 4 कितना होता है प्लस, तो ये 5 माइनस 0, ये भी वैल्यू कितना हो गया 5। C23 आपका पोजीशन कौन सा हो गया 4। तो इसको और इसको बंद करेंगे तो -1 का पावर 5, इसके लिए ये और ये बंद, तो ये कितना जाएगा 1200, 1200, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी कितना बन गया 0। C31, तो -1 का पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। C31 कौन सा पोजीशन, ये पोजीशन है, तो इसको और इसको भी बंद, तो 2324, 2324, तो -1 का पावर 4 कितना हो जाता है प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया आपका 2, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। अब C32 -1 का पावर 3 और 2 5, इसके लिए कौन सा है ये पोजीशन, तो ये और ये बंद, ये और ये बंद, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1304, 1304, तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0, ये भी वैल्यू कितना हो गया -1 का पावर 4 माइनस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -4, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -4। तो C33 निकालते हैं, तो -1 का पावर 6 और छोटा डिटर्मिनेंट ये है, ये और ये बंद, तो 1202, 1202, तो -1 का पावर 6 पॉजिटिव, तो 2, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2, ये वैल्यू कितना हो गया 2। तो अभी इनको हम लोग एक जगह रखते हैं, इसको हम लोग एक जगह सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सारे एलिमेंट लिखते हैं 10 0 10 0 0 10 0 0, इधर से कितना हो गया -10 5 0, -10 5 और 0, फिर हो गया 2 -4 2 2 -4 और 2, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज करेंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में, तो ये कितना हो जाएगा 10 0 0 -10 5 और 0 2 -4 और 2। अब चलिए इन्वर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे और बस यही सेम चीज़ लिख देंगे, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब चाहो तो 10 को एंट्री भी करा सकते हो, तो 10 से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि कुछ नंबर 10 से कटेंगे और कुछ नंबर 10 से नहीं कटेंगे, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो इट्स बेटर आप 10 को बाहर ही रखो। तो यही आपका क्या हो गया इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो गया बच्चे लोग इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में एक 2 × 2 भी ऑर्डर देख लिया, एक 3 × 3 भी ऑर्डर का क्वेश्चन देख लिया। अब चलिए इसके प्रॉपर्टी आपका हो गया इन्वर्स का क्वेश्चन। हम नेक्स्ट आते हैं इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स देखिए, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई मैट्रिक्स है उसका एक ही इन्वर्स निकलेगा, ऐसा नहीं कि इस मैट्रिक्स का ये भी इन्वर्स है ये भी इन्वर्स है, ऐसा नहीं होगा, उसका एकदम यूनिक, मतलब इसका ये इन्वर्स आएगा और ये भी कंपल्सरी है कि इसका अगर इन्वर्स निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक। क्या है यूनिक है। तो इफ ए इज इन्वर्टिबल तो ए इन्वर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, मतलब अगर ए का इन्वर्स पॉसिबल है तो इन्वर्स का भी इन्वर्स पॉसिबल है। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, अगर दोनों के दोनों इन्वर्टिबल है तो ए बी का जो इन्वर्स होता है वही सेम, प्रोडक्ट में भी यही हाल, एडजॉइंट में भी यही हाल, इन्वर्स में भी यही हाल कि लास्ट से स्टार्ट हो जाता है, मतलब बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और ये तो वही बात है, किसी को इन्वर्स करो फिर इन्वर्स कर दो तो वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का चाहे आप इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो, दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर। ये देखिए इस पे एनसीईआरटी के भी एमसीक्यू बनते हैं, बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ए का इन्वर्स यानी डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स करके डिटर्मिनेंट निकालो या उसका डिटर्मिनेंट निकाल कर इन्वर्स निकालो या सिंपली उसको 1 डिटर्मिनेंट कर दो, एक ही बात होता है। क्या होता है एक ही बात। इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सेम उसी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू पूछते, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ इसका -1, इसका -1 हो गया तो ये क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन ये,
तो ये क्या है डिटर्मिनेंट, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उस यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगी, बी सही हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, इसके बाद देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इन्वर्स के हेल्प से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना, यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए 3 इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम लोग किस मेथड से निकालना है, मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। किस मेथड से निकालना है हमको, मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व कर करके नहीं निकालना है, सिंपली हमको मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसे इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले ए मैट्रिक्स मानते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स में लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को हम लोग पहले ए मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, a1, y का b1, z का c1। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 b1 c1, फिर सेकंड इक्वेशन का लिख देंगे a2 b2 c2, फिर थर्ड इक्वेशन का लिख देंगे a3 b3 c3। उसके बाद एक x मैट्रिक्स बनाएंगे। x मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स लिख देंगे, सारे वेरिएबल्स। तो कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं, x यूज हो रहे हैं, y यूज हो रहे हैं और z यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर x y और z। उसके बाद एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे। बी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इज इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज लिखते हैं। तो इज इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज क्या है, d1 d2 और d3। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो आप थोड़ा सा फील करो, ax इज इक्वल टू बी मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ये और ये मल्टीप्लाइड होंगे, ये और ये मल्टीप्लाइड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a1x b1y होता है ना, रो वाइज और कॉलम वाइज मल्टीप्लाइड। तो a1x b1y c1z, और ये किसके बराबर हो जाएगा, d1 के बराबर। तो यही इक्वेशन बन जाएगा a1x b1y c1z इक्वल टू d1। फिर सेकंड देख लो, a2x b2y c2z, और ये किसके बराबर हो जाएगा, d2 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन भी बन जाएगा। तो इसको आप ax इज इक्वल टू बी कर सकते हो। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में, हमारा इंटरेस्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, यानी एक्स मैट्रिक्स निकालना है। मेरा आंसर क्या है कि एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ये एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। दोनों साइड इन्वर्स से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड। तो दोनों साइड हम लोग इन्वर्स से क्या कर दिए, मल्टीप्लाइड। तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ए इन्वर्स इंटू बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ये हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। यानी एक्स मैट्रिक्स, यानी एक्स का जो वैल्यूज निकलता है वो कैसे निकलता है, ए इन्वर्स इंटू बी से निकलता है, ठीक है ना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट याद कीजिए कि एक्स जो वैल्यूज होते हैं वो मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकलते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए। बी, ए कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, उसको इन्वर्स कर दो और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यही आपका तरीका है एक्स का वैल्यूज निकालने के लिए। अब चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम, दो टाइप के, जैसे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। जैसे आप 10th में भी पढ़े होंगे, दो तरह से हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा कि जिसका सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे देखो एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें देख लीजिए, केस वाइज पढ़िए, केस वाइज। केस 1, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं आया। जब भी हम लोग निकालेंगे कोई भी एक्स, तो पहले हम लोग ए इनवर्स इंटू बी लिखेंगे और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी। तो पहले हम लोग इन तीनों पार्ट में सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कैसा सॉल्यूशन मिलता है बच्चे लोग, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड का केवल एक वैल्यू मिलता है, एक्स वाई जेड का बस यूनिक वैल्यू मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक्स के 4 वैल्यूज मिल रहे हैं, वाई के 4 वैल्यूज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, बस एक इंडिविजुअल वैल्यूज मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। केस 2, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो गया तो फिर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करते हैं। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू चेक करेंगे, और ये भी 0 हो गया
सबके सब जीरो हो गए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यानी इनफाइनाइट या मेनी, मतलब इसमें एक्स के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, वाई के भी बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, जेड के भी बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे आपसे बोर्ड लेवल में बस सिंपली चेक करने आता है कि बताओ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं। एक थर्ड केस लास्ट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है और ये वाला पॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और ये जीरो के बराबर नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। और ये दोनों केस है, इन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है, इन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यही एक तरीका है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करने के लिए। ऐसे जनरली आप बोर्ड एग्जाम का PYQ उठाओगे तो ज़्यादातर उसमें XYZ का वैल्यू निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन, यानी उसमें सॉल्व वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए। लेकिन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी NCERT में मेंशन है, तो हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत आसान सा है, तो बस इसको चेक करते रहिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करते रहिए। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 7 बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना, ये तो इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। क्लास 10th में ही आप बहुत सारे मेथड पढ़ के आए हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, और भी तरह से मेथड पढ़ के आ चुके हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ये 2 × 2 ऑर्डर का है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन 3 × 3 ऑर्डर का करेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स मेथड से सीखते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से पहले इक्वेशन एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ। तो 2x + 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 7। तो मैं क्या बोला था कि पहले आप ए मैट्रिक्स बनाइए। ए मैट्रिक्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ x और y है, तो x और y का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 5, तो 2 और 5। सेकंड इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो 3 और 2। उसके बाद हम लोग बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या होता है? बी मैट्रिक्स होता है इज इक्वल टू के बाद वाला पार्ट, तो 1 और 7। उसके बाद हम लोग एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स मैट्रिक्स होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा कौन कौन सा है? एक्स और वाई। और मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप डायरेक्ट भी यूज़ करोगे। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, यानी आपको ए इनवर्स निकालना है और बी से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरा अभी पहला टारगेट है ए इनवर्स निकालने का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 - 5 × 3 = 15। तो 2 × 2 = 4 और 5 × 3 = 15। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -11। माइनस कितना हो गया? 11। अब चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चे लोग? एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकालते हैं C11। पहला C11 एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 1 2, 1 + 1 2, इसका निकाल रहा है तो ये और ये 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो -1 का पावर 2 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू 2। C12 कौन सा पोजीशन? ये, तो -1 का पावर 3, ये और ये 1, तो ये पोजीशन कितना आ गया? 3। तो -1 का पावर 3 निगेटिव, दिस वैल्यू इज -3। C21 -1 का पावर 2 + 1 3, तो ये पोजीशन के लिए ये और ये 1 5, सेम वही बात निगेटिव, तो ये -5। C22 तो -1 का पावर 2 + 2 4, इस एलिमेंट के लिए ये और ये 1 2, तो -1 का पावर क्या हो गया? इवन, तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया? 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर आपका कितना आ रहा है? 2 - 3 - 5 2, 2 - 3 - 5 और 2, और इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया आपका? 2 - 3 - 5 और 2, 5 - 3 और 2। चलो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास? ए इनवर्स है हमारा
एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 11 माइनस 11 लिख दिया, 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2। तो यानी अब मेरे पास ए इन्वर्स निकल गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं, लास्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स का वैल्यू कितना है -1/11 और ए 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2 और बी मैट्रिक्स हमारा बी मैट्रिक्स 1 और 7। तो चलिए इसको करते हैं। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा -35, फिर कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 14। सारे बच्चों को ये आता होगा मल्टीप्लीकेशन, तो बिल्कुल पता होगा मैट्रिक्स का। तो बस इसको फिर करते हैं आगे। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1/11, 2 माइनस 35, 2 माइनस 35 कितना होता है 2 माइनस 35 -33 और -3 प्लस 14 कितना होता है 11। तो इसको मैं अंदर कर दूं तो x मैट्रिक्स इज इक्वल टू मेरा कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, x मैट्रिक्स हमारा कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, -1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये -11 -1। तो x मैट्रिक्स हमारा क्या है x और y है और ये कितना है 3 और -1 है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इक्वेट मैट्रिक्स से इक्वेट करना क्या सीखा था पिछले चैप्टर में कि करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इक्वेट करते हैं, यानी x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया -1। तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया मैट्रिक्स मेथड से। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और आपका 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो सेम उसी तरीके से पहले हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा कितना है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो उसी तरह से पहले आप ए मैट्रिक्स बना लो, एक्स मैट्रिक्स बना लो और बी मैट्रिक्स बना लो। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाऊंगा तो क्या बनेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 और 2। एक्स मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वेरिएबल, एक्स मैट्रिक्स में क्या रहता है बच्चे लोग वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने दिख रहे हैं 3, तो इट इज़ एक्स वाई एंड जेड। और बी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू के बाद वाले पार्ट, इज इक्वल टू के बाद वाले पार्ट कितने 8 1 और 4। हमारा इंटरेस्ट क्या है वेरिएबल को फाइंड आउट करना, एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना, यानी एक्स मैट्रिक्स निकालना। तो एक्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, रट गए होंगे, ए इनवर्स इंटू बी। तो हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे और बी को से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ए इनवर्स में, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट उसी तरीके से ये कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो +3 रखेंगे, तो छोटा डिटर्मिनेंट या मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 रखूँगा, तो छोटा डिटर्मिनेंट 3 रखूँगा तो ये और ये बंद, तो 2 1 2 माइनस माइनस 3 और माइनस, ये कितना हो जाएगा 3। उसके बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, ये और ये बंद, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस 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 +4। देखिए -2 रखेंगे तो माइनस माइनस 2, ये और ये बंद, तो 2 2 जा 4 माइनस ऑफ माइनस माइनस +4, ठीक है। इस बार +3 रखेंगे, तो +3 रखेंगे तो ये और ये बंद, 2 3 जा -6 -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 - 3 होता है -1, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3, 4 4 8 8 4 4 8 8 2 जा 16, -6 -4 -10 और +3 कितना हो जाएगा -10 इंटू +3, दिस बिकम्स -30। तो ये कितना हो जाएगा -33 + 16, -33 + 16। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें 30 में -6 तो ये 7 और ये कितना हो जाएगा आपका
2 2 1, तो ये आपका कितना हो गया -70, -70 ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये वाला पार्ट निकल चुका। अब हमारा निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है हमको? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए सेम उसी तरह से कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी इसका हमको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो एक बार ऊपर वाले साइन को हटा देता हूँ, ऊपर वाले साइन को हटा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालो। तो पहले C11 निकालूंगा, C11 निकालूंगा तो -1 का पावर 1 और 1 2 और इस छोटा डिटर्मिनेंट। तो देखो ये और ये बंद 1 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 और 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर 2 कितना हो जाता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 -3, 2 -3, तो 2 -3 कितना हो जाएगा -1। C12 -1 का पावर 1 और 2 3, फिर छोटा डिटर्मिनेंट। C12 का पोजीशन ये है, ये और ये बंद, तो 2 -1 4 2, 2 -1 4 और 2, तो -1 का पावर 3 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और फिर +4, तो ये कितना हो जाएगा -8। C13 -1 का पावर 1 + 3 4, C13 कौन सा पोजीशन है? ये पोजीशन है, तो ये और ये बंद हो जाएगा, तो 2 1 4 -3, 2 1 4 -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का पावर 4, -1 का पावर इवन क्या हो जाता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -6 और -4, तो ये कितना हो जाएगा -10। C21 तो -1 का पावर 2 और 1 3, C21 कौन सा पोजीशन है? ये वाला पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो क्या बन जाएगा -2 3 -3 2, -2 3 -3 और 2, तो -1 का पावर 3 कितना होता है? -2 और -2 -4 और माइनस प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। ये हो गया -4 माइनस और ये -9, तो कितना हो गया ये बच्चे लोग +9। बस ये कुछ नहीं है, को फैक्टर आपको आता है तो आप खुद से भी कर सकते हो, इतना इस पर देखने का ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए 9 और -4 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया आपका -5, कितना हो गया आपका -5। तो 2 1 तक निकाल दिए, 2 1 तक यानी यहाँ तक पोजीशन, बाकी निकालते हैं फिर बाकी। इस C21 के बाद हम लोग पोजीशन देखते हैं C22। C22 देखेंगे तो -1 का पावर 2 2 4, C22 कौन सा पोजीशन है? बीच वाला पोजीशन, तो ये और ये बन, तो 3 3 4 2, 3 3 4 2, तो -1 का पावर 4 कितना होगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 -12, 3 2 जा 6 -12, तो ये कितना बन जाएगा आपका -6, कितना बन जाएगा -6। उसके बाद बनेगा C23, तो -1 का पावर 2 और 3 5, 2 3 कौन सा पोजीशन है? ये है पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो 3 -2 4 और -3, ठीक है ना, ये और ये बंद हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 5, तो माइनस है, माइनस आगे लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -9 और ये माइनस +8 और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो -9 और +8, तो -9 + 8 कितना होता है? -1 माइनस कितना हो जाएगा +1। उसके बाद C31 निकालते हैं, तो -1 का पावर 3 और 1 4, 3 1 ये पोजीशन, तो ये और ये बन, तो -2 3 1 और -1, तो -1 का पावर 4 इवन है, तो इवन का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2 -3, 2 -3, तो इट बिकम्स -1। C32 पोजीशन देखेंगे तो -1 का पावर 3 और 2 5, 3 2 बीच वाला पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो 3 3 2 -1, 3 3 2 -1, तो -1 का पावर 5 माइनस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट बिकम्स -3 3 2 जा 6, ये -3 3 2 जा 6, तो ये कितना बन गया -9 और +9। C33 तो -1 का पावर 3 3 कितना हो गया 6, C33 हमारा लास्ट पोजीशन, कौन सा पोजीशन? लास्ट पोजीशन, तो ये और ये बंद, तो 3 -2
और फिर कितना हो जाएगा 2 और 1, तो -1 का पावर 6 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 2 जब -4, तो ये कितना हो जाएगा +4, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये सारे के को फैक्टर निकला, अभी सारा का क्या निकला को फैक्टर। ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको एकदम 10-15 मिनट टाइम देना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो सारे के को फैक्टर निकाले। तो अब इसके बाद हम लोग सबका क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो को फैक्टर हमारा क्या क्या है स्टार्टिंग से देखते हैं। को फैक्टर हमारा कौन सा पोजीशन आया, -1 -8 -1 के बाद कितना है -8 -10, फिर इट बिकम्स -5, -5 के बाद है आपका -6, -6 के बाद है आपका 1, फिर है -1 9 और 7, इनका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपका, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, ठीक है ना। ये एडजॉइंट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, मेरा टारगेट है ये, मेरा टारगेट है ये ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू बी, तो x इज इक्वल टू देखो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है आपका -17, तो 1 अपॉन -1/17, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -17, तो माइनस साइन ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई अंतर है नहीं, तो नीचे 17 लिख दिया, ऊपर क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, इनटू एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, तो -1 -5 -1, देखो ये वाला वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो -8 -6 और 9 -10 1 और 7 इंटू बी, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। तो बी मैट्रिक्स आपका कौन सा है, बी मैट्रिक्स कहाँ गया आपका, बी मैट्रिक्स आपका ये है 8 1 4 8 1 4। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1/17, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो -1 × 8 -8 -5 × 1 -5 -1 × 4 -4, ठीक है। अगला करते हैं -8 × 8 -64 -6, और ये कितना हो जाएगा +36। फिर लास्ट -10 × 8 -80 1 × 1 +1, और 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार और इसको थोड़ा सा चलिए, तो यहाँ पर हमारा x मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/17, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 -5, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 4 17 -17। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 64 है, तो 64 और 6 माइनस को एक साथ कर लेते हैं, तो 64 और 6 कितना हो गया आपका 70, कितना हो गया आपका 70 हो गया, 70 और +36 तो ये कितना हो जाएगा आपका 34, तो -34, माइनस कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं एक बार प्लस, तो 28 और 1 कितना हो गया 29 और ये कितना है 80। अब इसको कर लेते हैं, ये कितना हो गया 151, कि कितना हो गया आपका 51, तो ये कितना हो गया -51। तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ये सब प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कहने का मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, और z इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड पे, इसको आप एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, और इस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट ईजी है, बट इतने ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है, को फैक्टर है, एडजॉइंट है, फिर इसका डिटर्मिनेंट है, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी है, कि बच्चे इसमें मोस्टली बच्चे लास्ट तक आंसर तक मिस्टेक कर देते हैं। तो इस पर आपका बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होना चाहिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग कुछ PYQ करते हैं, कुछ रिसेंट ईयर के PYQ करते हैं। PYQ मतलब जो NCERT के बाहर के कॉन्सेप्ट के जो PYQ हैं, उसको मैंने कुछ 2 लिया, अब उसको मैं पहले कराता हूँ। चलिए इस पर हम लोग का एक क्वेश्चन है PYQ का, जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 300,030,003, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा हमको, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें से अगर 3 निकाल दो तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 3 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको मैं गौर से और लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू हो गया A × एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बना लिया 1। और एक हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एडजॉइंट में प्रॉपर्टीज पढ़े थे, चाहे A × एडजॉइंट ऑफ A कर दो या एडजॉइंट ऑफ A × A कर दो या डिटर्मिनेंट ऑफ A × I कर दो, वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। वैल्यू क्या होता है, बाय प्रॉपर्टीज, ये हम लोग इक्वेशन पढ़े थे। तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो देखो LHS एक साइड है, तो RHS हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो RHS कितना है 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इधर कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना आ गया 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 3 आ गया। अब ये वाला पार्ट तो निकल गया कि इसका वैल्यू कितना आ गया, हमारा पास 3 आ गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसका एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इसका हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि एडजॉइंट ऑफ A जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1 होता है। n क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। n क्या होता है बच्चे लोग, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो A का वैल्यू ये 3 है, किस ऑर्डर का है, तो क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा ये 3 × 3 ऑर्डर का है। ये आपको देख के ही पता चल रहा है 3 × 3 ऑर्डर। तो 3 - 1 2, 3 - 2 1 कितना हो गया 2, 3 का पावर 2 कितना हो जाता है 9। तो ये भी वैल्यू निकल गया, यानी इसका भी वैल्यू निकल गया आपके पास 9। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये प्लस ये, तो 3 + 9, 3 + 9 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 3 का, ऑर्डर किसका ऑर्डर का दिया हुआ है 3 ऑर्डर का, सच दैट A² का वैल्यू ये है, A² का वैल्यू ये है। आपको प्रूफ करना है A³ और A इनवर्स, A³ और A इनवर्स। तो A³ और A इनवर्स, और ये हमारे पास क्या है A² का वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको सोचना है कि A इनवर्स कैसे आएगा। A इनवर्स जब भी हम लोग कहीं लगाते हैं तो A इनवर्स और A मिलकर क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जब भी A इनवर्स जाता है कहीं भी मल्टीप्लाइड में होता है तो एक A को वो क्या कर जाता है, बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने का मतलब है कि दोनों मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाते हैं। तो यानी एक A का और कॉन्सेप्ट, तो A² है और हमको क्या निकालना है A³। तो A³ निकालना है तो हम एक A को एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको A इनवर्स का कॉन्सेप्ट करना है। जैसे मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी आगे क्वेश्चंस करता हूँ तब क्लियर हो पाएगा। तो पहले मैं A⁴ निकालता हूँ, A⁴। तो A⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, A² × A²। तो चलिए A² का वैल्यू दिया हुआ है, A² का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 - 4 4 0 - 1 0 -2 2 -3। और फिर A² का वैल्यू मैं यही लिख देता हूँ 3 - 4 4 0 - 1 0 -2 2 और -3। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर से रो और इधर से कॉलम। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, -4 × 0 0 और 4 × 8 -8। फिर ये और ये, तो 3 × -4 कितना हो जाएगा -12, ये कितना हो जाएगा +4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा +8। और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, ये तो 0 हो जाएगा, और 4 × -3 कितना हो जाएगा -12, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 × समथिंग 0, -1 × 0 0, फिर 0 × समथिंग 0। इसके बाद फिर अगेन बढ़ते हैं हम लोग, फिर 0 × -4,
0 -1 इंटू -1 +1 0 इंटू समथिंग 0। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 0 -1 इंटू 0 +0। अब एक और बच गया, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -2 और 3 कितना हो जाएगा -6, 2 इंटू 0 0 और -3 कितना हो जाएगा +6। -2 और -4 ये कितना हो जाएगा +8, और 2 और -1 -2 और -3 और 2 कितना हो जाएगा -6। फिर अब लास्ट बच गया, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा -8 और 2 0 0 और -3 और -3 कितना हो जाएगा +9। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो a⁴ इज इक्वल टू, इसको देखते हैं, तो 9 और -8 ये कितना हो जाएगा 1, -12 और ये भी कितना हो गया 0, और 12 -12 कितना हो गया 0, ये भी 0 और ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 0, तो 0 1 0। इसको देखते हैं, तो -6 + 6 0, ये हो गया 0, और ये देखिए -2 और -6 -8 और -8 ये भी कितना हो गया 0, और -8 + 9 ये कितना हो गया 1। यानी a⁴ एक तरह से क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन हमको क्या करना है a³ करना है। तो a³ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक a को कम करेंगे। तो एक a को कम करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई बाई a⁻ बोथ साइड। तो इसमें हम a⁻ मल्टीप्लाई करते हैं, और a⁴ को मैं ऐसा लिख देता हूँ a इंटू a³, और इधर कितना हो जाएगा a⁻ इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a⁻ इंटू आई कितना हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये कितना हो गया a³, और ये कितना हो गया a⁻ इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कट कर दो, या नहीं भी कट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू समथिंग मैट्रिक्स वो क्या बन जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, a³ इज इक्वल टू a⁻। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है। तो इस तरह से मैं जितने भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया, और उस पर मैंने सारे बेस्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करा दिए, कुछ PYQ भी करा दिए। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरा एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिए। इतना आप कर लोगे तो पूरा डिटर्मिनेंट्स आपका कॉन्सेप्ट वाइज आपके पूरे हाथ में रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। चलिए अगले दिन कोई नया चैप्टर के साथ आता हूँ। थैंक यू सो मच।